नमस्कार, गुड मॉर्निंग बॉस। स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हर हर गंगे हम मौजूद हैं महाकुंभ क्षेत्र में। यहीं से आप सभी को गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव। आज भयंकर ठंड है और इसी ठंड के बीच श्रद्धालुओं का जोश काफी हाई है। हम भी मौजूद हैं आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए। और न सिर्फ ठंड है बल्कि जबरदस्त कोहरा भी है। आज यहाँ इतना कुहासा है कि दिखना भी मुश्किल है लोगों का। और जबरदस्त ठंडी हवाओं के बीच भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको प्रयागराज के महाकुंभ से ही बताते हैं। देखिए, जो IITN बाबा है लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बताया जा रहा था कि वो आश्रम छोड़कर चले गए हैं, लेकिन बीती रात वो वापस आ गए हैं। अचानक से जो IIT बाबा है, वायरल बाबा है, वो वापस से अपने जिस स्थान पर वो बैठे थे, जहां से वो चले गए थे, वो अचानक से देर रात वापस आ गए हैं। पहले अखाड़ा छोड़ जाने की खबर आई थी और फिर से महाकुंभ में वापस लौट आए हैं IITN बाबा। तो बड़ी खबर आपको बताया, अखाड़े में वापस लौटे हैं। और यहाँ यही नहीं, उन्होंने अपने गुरु के ऊपर भी कहा है कि उनको कहा गया था जूना अखाड़े की तरफ से कि आप अखाड़ा छोड़कर अभी चले जाएं, लेकिन फिर वो वापस आ गए हैं। और बताया जा रहा है रात को वापस आए, उनके परिवार के आने की भी खबर सामने आई थी। तो अब देखना होगा कि IITN बाबा जब वापस आए तो उसके बाद उनका क्या रुख रहता है, वो कहाँ गए थे, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। टाइम्स नाउ भारत लगातार महाकुंभ से हर एक कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। और बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि IIT बाबा जो चले गए थे अपने स्थान से, वो वापस आ चुके हैं। तो पहले अखाड़े छोड़कर जाने की खबर आई थी। कुछ वक्त के लिए वो वहां पर मौजूद नहीं थे। हमारी टीम भी उनसे मिलने गई थी, लेकिन वो उस वक्त अखाड़े में मौजूद नहीं थे जिस स्थान पर वो बैठते थे। और अब खबर मिली है कि रात को वो वापस आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके गुरु ने अखाड़े छोड़कर जाने को कहा। आपको एक और अलग अलग जो बाबा है उनके बारे में हम लगातार बता रहे हैं। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक हठ योगी है, तप योगी पहुंचे हैं। कोने कोने से आए साधु संतों को देखने की लोगों में भी काफी उत्सुकता है। जी हाँ, महाकुंभ से आई तस्वीर बेहद मनमोहक है और इन साधु संतों के कारनामे देख करके सुन करके हर कोई अचंभित हो जाता है। इनमें सबसे ज्यादा कौतूहल नागा साधुओं को लेकर है और ऐसे ही एक अनोखे बाबा से आपको हम मिलाने जा रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो करे संतों की बदरोही, उसके रहे न वंश में कोई और न देश में कोई। संगम की रेती पर धूनी रमाए, भक्तों के लिए प्रार्थना करते और संतों के विरोधियों के लिए श्राप देते ये नागा संत महाकुंभ में एम्बेसडर वाले बाबा के नाम से विख्यात हैं। इनका हर अंदाज अनूठा है। न कुछ पाने की इच्छा है, न खोने का कोई गम है, न सांसारिक मोह माया। ये नागा संत हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 में देश दुनिया से एक से बढ़कर एक संत पहुंचे हैं। इन्हीं में से एक हैं एम्बेसडर बाबा। देख रहे हैं कि ये जो धूनी है, ये धूनी रमाए हुए बाबा यहाँ पर हैं। इसी धूनी से सारी व्यवस्था है। इसी धूनी में आप इस समय भोजन तैयार होते हुए भी देख रहे हैं। बाबा तो इसी धूनी में आप धूनी भी रमाते हैं और यहीं पर भोजन भी तैयार होता है। हाँ जी, भोजन भी तैयार होता है, धूनी भी रमाते हैं। ये जो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, बड़ा संक्षेप में आप सबके बारे में बताएंगे। ये तो महादेव जी का डमरू है, ये जिससे आप आशीर्वाद देते हैं, वो मोरपंख है। और क्या क्या यहाँ हमारे दर्शकों को समझा सकते? विभूति है, चिमटा, लोटा, पानी, खाने पीने का, चिलम तमाकू पीने का सब साधन है अपने पास में। सब जगह कमंडल है। देखो, एम्बेसडर बाबा के नाम से मशहूर महंत राजगिरी मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं और अपनी वंडर कार से ही आते जाते हैं। वंडर कार इसलिए क्योंकि ये कार 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है और अनोखी है। भगवा रंग में रंगी इस कार को देखिए। से इस गाड़ी को कस्टमाइज किया हुआ है। ये देखिए आप, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर लाउड स्पीकर भी दिखाई दे जाएगा। अगर थोड़ा और आगे की तरफ देखें आप तो एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। और ये देखिए बाबा की गाड़ी स्टार्ट हो रही है।
हालांकि जब उन्होंने सेल्फ लिया तो थोड़ा वक्त तो लग रहा है, लेकिन 50 साल पुरानी गाड़ियां, इधर तो 12-12, 15-15 साल पुरानी गाड़ियां, अब ये कह दिया गया है कि बड़े शहरों में वो चलाने लायक नहीं रह जाती हैं, उनको कंडम करार दे दिया जाना चाहिए। और ये देखिए, एक बार में बाबा ने स्टार्ट कर दिया। बाबा क्या बात है, क्या मेंटेन किया हुआ आपने गाड़ी? हाँ, मेंटेन किया हुआ है ना। तो बाबा क्या आज्ञा है कि आपके बगल में आके बैठ के मैं ये गाड़ी देख सकूं? आप इसका दरवाजा खींचते हैं तो अंदर की तरफ एक सिटकिनी लगी हुई है, जिस सिटकिनी से आपको इसे बंद करना पड़ता है। और अभी क्योंकि मेरा वो प्रयास सफल नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको पकड़ कर ही बैठा हुआ हूं। बाबा ये गाड़ी, दरवाजा बंद कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको पकड़े रहूंगा। ये देखिए, बाबा ने इसको बड़ी आसानी से, जो मुझे मुश्किल लग रहा था, बड़ी आसानी से बंद कर दिया। तो बाबा ये पीछे वाले को। हाँ, वो कैमरामैन है हमारे साथी हरिंदर, उनको भी जरा बिठा लीजिए। आइए हरिंदर, बैठिए पीछे। ब्रेक भी नहीं लगता, पर ब्रेक भी इसका तैयार करना पड़ता है जी। ब्रेक एक बार में नहीं लगता, ब्रेक को तैयार करना पड़ता है। तो जैसे आपने देखा कि बाबा ने पहले सेल्फ लिया और सेल्फ लेने के करीब 30 सेकंड बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई, मतलब दोबारा इग्निशन में चाबी नहीं घुमानी पड़ी। उसी तरीके से ब्रेक भी उन्होंने अब तैयार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये कार उन्हें 1998 में गिफ्ट के तौर पर मिली थी। मुरादाबाद के एक आरटीओ ने उन्हें ये कार गिफ्ट की थी। बाबा के पास इस कार के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। खास बात यह है कि बाबा ने अब तक 9 कुंभों में इसी कार से ट्रैवल किया है। इस कार से वो हरिद्वार, उज्जैन और नासिक तक जा चुके हैं। गाड़ी बाबा के अतिरिक्त अगर कोई चलाएगा तो वो बड़ी आसानी से चला नहीं सकता है। इसकी सारी मजबूतियां, खामियां, खूबियां बाबा जानते हैं। तो और जिस कौशल के साथ वो गाड़ी चला रहे हैं, तो बाबा आपने क्या लाइसेंस भी बनवाया अपना? हाँ, लाइसेंस है ना। और ये गाड़ी आपने ली कितने पहले थी, कितनी पुरानी गाड़ी है? 30-35 साल पुरानी गाड़ी है। पुरानी तो 30-35 साल पहले ली थी गाड़ी, और उससे भी पुरानी होगी है? उससे भी पुरानी, 50 साल पुरानी है करीब करीब। तो जिनसे आपने ली वो आपके कोई भक्त थे? हाँ, भक्त दिया है, दान में दिया है। तब आपको गाड़ी चलानी आती थी? हाँ, शुरू से अखाड़े में मेरे पास में गाड़ी थी ना। महज 7 साल की उम्र थी जब एम्बेसडर वाले बाबा ने दीक्षा ले लिया था। तब से वो नागा सन्यासी बन गए। 15 साल की उम्र में उन्होंने तपस्या शुरू की, फिर गुरु के अधीन रहकर अपना पिंड दान करके तप किया। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में वो एक जैसा बिना कपड़ों के रहते हैं और धुनी रमाकर तप करते रहते हैं। चलाना भी एक कला है और ये गाड़ी चलाना भी एक कला है। कोई विशेष संदेश जो आप देना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, कि जीवन की गाड़ी कैसे चलाई जाए? जैसे आपके सामने मैं चला रहा हूँ वैसे चलाना चाहिए। शांति शांति, सब लोग प्रेम से मिल करके रहना चाहिए। जैसे अभी प्रेम से मिल करके सब लोग हैं, हम लोग प्रयागराज में आए हैं। मेरा कहना यही है कि आप लोग सब सुख शांति से रहो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब लोग प्रेम से रहो, एक दूसरे से राग द्वेष के चक्कर में मत पड़ो। जो कोई करता है तो उसको करने दो, पर उसके चक्कर में मत पड़ो, खुद राग द्वेष के चक्कर में। कोई करता है राग द्वेष तो करने दो, लेकिन तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, प्रेम भाव से रहो और जीव में परमात्मा देखो। यही हमारे साधु, हमारे मनीषी, हमारे महात्मा हमको समझाते रहे। तो प्रयागराज के महाकुंभ में जहां एक तरफ भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चार, साधु संत सुनाई दे रहे हैं, तो एक जगह यहां पर ऐसी भी है जहां पर देशभक्ति के गाने सुनाई दे रहे हैं। और यहाँ देश के शहीदों के लिए 108 हवन कुंडों में यज्ञ किया जा रहा है और यज्ञ के दौरान देश के लिए जान देने वाले जो हमारे वीर सपूत हैं, उन्हें नमन किया जा रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज में वो जगह कहाँ पर है और कैसे वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमारी यहाँ के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात हुई। बाबा बालक योगेश्वर नाथ जी के नाम से उनको जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनको बद्रीनाथ वाले बाबा जी के नाम से जानते हैं। और जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये माला दी है। टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं देख रहा हूं यहाँ हमारे अमर बलिदानी, हमारे वीर शहीद, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आप कुंभ की पावन धरती पर
हमारी उन बलिदानियों को याद कर रहे हैं। आप बताएंगे कि क्या है आपके मन मस्तिष्क में? जी, पहले तो आपके सभी जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। और इस पावन धरती पे गंगा जमुना सरस्वती के माँ के पावन तट पे और गोद में हम लोग विराजमान हैं। देश विदेश से, सारी दुनिया से महापुरुष आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। अपने अपने तरीके से वो साधना कर रहे हैं। कोई स्नान करता है यहाँ पर 2 वक्त, और इस तरह से स्नान करके 1 वक्त का प्रसाद भोजन ग्रहण करने का नियम उनका होता है, 1 महीने का कल्पवास। तो ये इस तरह से ऐसा महाकुंभ में सभी लोग आकर के अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने सनातन के अनुसार अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक कड़ी हमारी जुड़ी हुई है। अति विष्णु महायज्ञ करते हैं हम लोग, और मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ और बद्रीनाथ से आए हुए हैं हम लोग। और यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञशाला बनाई है भगवान ये यज्ञशाला। जी भगवान। कितनी कुंडियां हैं इसमें? जी भगवान, इसमें 108 हवन कुंड हैं जी, और नित्य प्रति वेद मंत्रों के द्वारा इसमें आहुतियां दी जाती हैं। ओ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, ओ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ठंड नहीं लग रही थी झूमते गाते ना जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो, जय राधे, जय राधे। कैसे भक्ति में बिल्कुल मगन यहाँ महाकुंभ में लोग हैं। स्नान करने के बाद बाहर निकलते हुए अलग अलग जगहों से आए हैं, देश के कोने कोने से, और यहाँ पुण्य लाभ ले रहे हैं। जी हाँ, चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात सैफ अली खान की कर लेते हैं। सैफ अली खान पर हमला जो हुआ है अभी तक वो अनसुलझा नजर आ रहा है। एक पहेली बनकर ये पूरा केस रह गई है। जिस तरीके के स्टेटमेंट अब रिकॉर्ड पुलिस की टीम कर रही है। 51 घंटे बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं। आखिरी बार बंदर स्टेशन पर हालांकि संदिग्ध हमलावर के देखे जाने की जानकारी मिल रही है। कल पुलिस ने सैफ और करीना के बयान भी दर्ज किए थे। मामले में बताया जा रहा है शाहिद नाम के एक संदिग्ध से पूछताछ जारी है, और मेड जो घर की मेड है, केयरटेकर है बच्चों की, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। जो बड़ी खबर, 51 घंटे देखिए हो चुके हैं हमले के, और अभी भी मुंबई पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। हाथ खाली है पुलिस के। तो मामले में शाहिद नाम के संदिग्ध से पूछताछ अब जारी है। कल पुलिस ने सैफ और करीना के बयान भी दर्ज किए थे, और जो सैफ अली खान और करीना कपूर खान के घर पर जो मेड काम करती है उससे पुलिस की टीम पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तो सैफ अली खान केस की बात लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिन भर अपडेट भी आपको देते रहेंगे। सैफ अली खान पर हमले के 51 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन हमला किसने किया ये अभी तक नहीं पता चल पाया, और वो पुलिस की गिरफ्त से भी दूर है। सैफ के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध नजर आया, क्या वही आरोपी है या फिर कोई और सैफ का दुश्मन है, और इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कौन है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला। 48 घंटे बाद भी पुलिस का हाथ खाली। आखिर कौन है हमले का मास्टरमाइंड? जूनियर नवाब का कौन है गुनहगार? सैफ अली की जान का दुश्मन कौन है? सैफ अली पर किसने किया जानलेवा हमला? सैफ अली खान पर हुए हमले को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। पुलिस अभी भी लकीर पीट रही है। पुलिस के पास अभी सबूत के नाम पर संदिग्ध की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर संदिग्ध के सीढ़ियों से उतरने की है। देखिए कि कैसे एक संदिग्ध शख्स 15 जनवरी की रात सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों से निकल रहा है। इसके बाद संदिग्ध की एक और नई तस्वीर सामने आई है। संदिग्ध ने पकड़े जाने से बचने के लिए अपने कपड़े बदले हैं। ये तस्वीर बांद्रा के लकी होटल के पास का है। इसमें वो बदले हुलिया में दिख रहा है। हमला बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के ऊपर हुआ है, जिसको लेकर पुलिस भी गंभीर है। हाई प्रोफाइल केस होने के चलते पुलिस लगातार एक्टिव है, जांच पड़ताल कर रही है। बांद्रा पुलिस ने करीना कपूर और सैफ अली खान का बयान भी दर्ज कर लिया है। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सैफ के ऊपर हमले के पीछे कौन है? क्या सैफ पर हमला किसी साजिश का नतीजा है? इस केस में अभी तक संदिग्ध का सीसीटीवी सामने आया है।
जिसके आधार पर हर पहलुओं की जांच चल रही है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे संकेत मिले हैं, जल्द ही सारा सच सामने आ जाएगा। उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 40 लोगों से पूछताछ की है। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही नजर आ रहे हैं। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 35 टीमें बनाई हैं और आरोपी की खोजबीन जारी है। संदिग्ध वीडियो के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है। और देखिए, सवाल कई सारे हैं और सबसे अहम सवाल तो ये है कि आखिर कैसे कोई हमलावर इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच सैफ के घर पहुंच जाता है, और इतना ही नहीं, उसे कोई देखता भी नहीं है और सैफ पर वो हमला भी कर देता है। और आखिरकार मुंबई पुलिस की टीम 35 टीम में मिल करके भी 2 दिन बीत जाने के बाद भी सैफ अली खान के आरोपी को पकड़ नहीं पाई। क्या वाकई में जो आरोपी है वो चोरी के इरादे से आया था या फिर बात कुछ और है? ये एक चोरी का अटेम्प्ट था। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम फील्ड पर है। तीसरी आंख में हमलावर की तस्वीरें कैद हो गई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। देश की सबसे तेज तर्रार कहलाने वाली मुंबई पुलिस संदिग्ध को पकड़ने के दावे कर रही है, लेकिन घटना के 2 दिन बाद भी आरोपी पुलिस के पहुंच से दूर है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को भी देना होगा। 2 दिन बाद भी मुंबई पुलिस की 35 टीम एक चोर को क्यों नहीं पकड़ पाई है? क्या हमलावर वाकई चोर ही था या फिर कोई और था? पुलिस के बयान में सच्चाई है या फिर हमले की असल वजह कुछ और है? आरोपी अभी मुंबई में है या मुंबई से बाहर तो नहीं चला गया? आरोपी ने हुलिया बदल लिया है, ये पुलिस के लिए कितनी चुनौती है? सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी, जिसे पुलिस चोर बता रही है, वो बिल्डिंग के अंदर घुसा कैसे? इसको लेकर मुंबई पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ अहम जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोस की बिल्डिंग की बाउंड्री को लांघकर पार्किंग एरिया में पहुंचा। वो फायर शाफ्ट का इस्तेमाल कर कुछ मंजिल तक पहुंचा। आरोपी 10वें फ्लोर तक सीढ़ियों से पहुंचा, फिर 11वें फ्लोर तक जाने के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल किया। खिड़की से बाथरूम में पहुंचा और लाइट ऑन की। पुलिस को बाथरूम और शाफ्ट के पास आरोपी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सवाल ये भी कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कोई अनजान शख्स कैसे घुसा? संदिग्ध बिल्डिंग में रहा और किसी को भी भनक भी नहीं लगी। पुलिस की चोरी वाली थियरी और मेड का 1 करोड़ फिरौती वाली थियरी अलग क्यों? क्या सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध ही असली मास्टरमाइंड है? अगर सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध को ही असली आरोपी माना जाए तो करीब 1 घंटे के भीतर इसने घटना को अंजाम दिया। सैफ अली खान के केयरटेकर के दिए स्टेटमेंट के मुताबिक इसी समय के बीच उसने हमलावर का सामना किया और बीच बचाव में सैफ अली खान पर हमला हुआ। लेकिन पुलिस की चोरी वाली थियरी का आधार क्या है, वो अभी भी समझ से परे है। और शाहरुख खान के घर से जुड़ी भी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रैकी करता हुआ एक संदिग्ध शख्स पाया गया। 14 जनवरी का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें रात 2:42 पर एक संदिग्ध घर के अंदर झांकता हुआ नजर आया। और बताया जा रहा है कि संदिग्ध ने सीढ़ी लगाकर अंदर झांकने की भी कोशिश की थी। हालांकि जब डॉग्स जो घर पे मौजूद थे उन्होंने भौंका तो ये संदिग्ध वहां से फरार हो जाता है। सीढ़ी से घर में घुसने की कोशिश करता हुआ भी ये नजर आया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मन्नत में घुसने की कोशिश कर रहा था एक संदिग्ध शख्स। रात 2:42 का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें ये बात निकल के सामने आई। डॉग्स के भौंकने पर घर से बाहर जो घर के गार्ड्स थे वो निकले, जिसको देख करके जो संदिग्ध है वो वहां से भाग गया। मुंबई पुलिस अभी संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है। तो क्या इन दोनों, जो सैफ के घर पर हमला हुआ और ये जो शाहरुख के घर पर रेकी हुई, क्या कोई कनेक्शन है? इस पर भी छानबीन की जा रही है।
और सैफ अली खान पर हमला किसने किया, ये अभी तक पहेली बना हुआ है। जब सैफ पर हमला हुआ तो क्या ये वाकई कोई चोर था जिसने खुद को बचाने के लिए हमला किया, या फिर बात कोई और ही है? जी हाँ, क्योंकि पुलिस की टीम एक तरफ कह रही है कि ये जो हमलावर है वो चोरी के इरादे से आया था, लेकिन सैफ अली खान के घर पर जो मेड काम करती है उसका कुछ और ही कहना है। उसने कहा कि धमकाया जा रहा था, 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। आखिर सच क्या है, इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि सैफ अली खान के घर जो संदिग्ध शख्स सीसीटीवी में नजर आ रहा है वो चोर है और चोर ने ही सैफ पर हमला किया। वो चोरी की नीयत से घर में घुसा था, लेकिन सैफ के बच्चों की देखभाल करने वाली मेड के बयान ने इस कहानी को और कठिन बना दिया है। सैफ अली खान की मेड ने पुलिस के सामने जो बयान दिया वो हैरान करने वाला है। उसने कहा कि उसे बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई थी। उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आई होंगी, लेकिन तभी एक व्यक्ति दिखा जिसे देखकर मेड चीखी, जिसने उसे धमकाया और 1 करोड़ रुपए की मांग की। मेड की आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे। सैफ को देखते ही अज्ञात शख्स ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई हुई। हमले और हाथापाई में मेड को भी चोट आ गई। तब तक दूसरी मेड भी वहां आ गई। पुलिस और सैफ अली खान के बच्चों की केयर टेकर के बयान में अंतर है। दोनों की थ्योरी मैच नहीं कर रही है। एक तरफ पुलिस इसे चोरी का मामला बता रही है, वहीं मेड 1 करोड़ की मांग की बात कह रही है। कुछ और सवाल हैं जिनका जवाब जानना भी जरूरी है। हमले के कुछ अनसुलझे सवाल। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वह भागने में कामयाब कैसे हुआ? क्या मेड रात में घर पर ही रुकती थी? हमलावर की उससे बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दावा है कि कई एंगल से कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो थ्योरी सामने आ रही है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। तो कुंभ से तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सैफ अली खान को लेकर के पूरी देश की नजर बनी हुई है कि आखिर हमलावर कौन था। लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ, घर पर अफरा तफरी मची। खून से लथपथ सैफ अली खान को एक देवदूत बनकर आए ऑटो ड्राइवर ने लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया। और खून से लथपथ जब सैफ थे और अस्पताल वो पहुंचे तो उनके साथ कौन था, ये एक अहम सवाल बना हुआ था। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने अब बता दिया है कि घायल सैफ के साथ अस्पताल पहुंचा कौन था। हमले के वक्त सैफ अली खान के घर में 3 महिला और 3 पुरुष नौकर थे। इब्राहिम और सारा अली खान की बिल्डिंग में 8वीं मंजिल पर रहते थे। हमले के बाद सैफ अली खान एक छोटे से बच्चे के साथ ऑटो से अस्पताल पहुंचे। ऐसा बताया जा रहा है कि हमले के वक्त घर पर कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाहन भी किसी को चलाना नहीं आता था, इसलिए सैफ अली खान ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे। उधर से आवाज आती है रिक्शा रिक्शा, गेट से भी आती है रिक्शा रिक्शा। तो मैं रिक्शा रुकाता हूँ, एक लेडीज आती भाग के आगे से, शिकड़ी की गली से भाग के आती है। बोली भैया जी रिक्शा कोई घाव लगाया, फटाफट चलो तुम गेट पे गाड़ी लगाओ। तो मैं गाड़ी यूटर्न मार के गेट पे लगाता हूँ। उसके बाद में 2-4 लोग आते हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कैसे अंदर बैठ के बताइए, सैफ अली खान कहाँ बैठे थे बताइए। हाँ, ऐसा करके बैठे थे। सैफ अली खान यहाँ बैठे थे। हाँ जी। और उनका बेटा कहाँ, यहाँ बीच में बैठा? बीच में बैठा था। और यहाँ पे कौन बैठा था? उनके साथ में कोई रिलेशन में कोई बैठा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में उनको चोट लगी, तो क्या वो खून में लथपथ थे उस वक्त? हाँ, खून पे लथपथ थे। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? वो कुछ दर्द से कह गए थे, क्या बात कर रहे थे ऑटो रिक्शा में? रिक्शा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात हुई थी कि होली फैमिली जाएंगे या लीलावती जाएंगे। हाँ। फिर आप लीलावती लेके गए? हाँ। बच्चे से वो बात कर रहे थे लगातार? हाँ, हल्का फुल्का इंग्लिश में उनसे बात हो रहा था। और फिर आपको कब पता चला वो सैफ अली खान है? नहीं, जब उतरने के बाद मेरे से पूछा गया कि ये सैफ अली खान है। तो आपने उनको उतार कुछ पैसे भी चार्ज दिए? और शुक्र है उस ऑटो वाले का जिसने समय रहते सैफ अली खान को घायल हालत में अस्पताल पहुंचा दिया और उन्हें तुरंत इलाज मिल सका। ये वही ऑटो वाला ड्राइवर है जिसने सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि हमलावर ने सैफ अली खान के गले पर वार किया था। जाहिर है कि गले पर किए गए वार में खून का रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा था। सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था।
फिलहाल सर्जरी करके इसे निकाल दिया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर एक्टर की रीढ़ में चाकू और धंस गया होता तो रीढ़ की हड्डी को काफी नुकसान पहुंच सकता था। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल के भीतर पैदल आए थे। उनके हाथ पर 2 घाव थे, एक घाव गर्दन पर भी था जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सैफ पर जानलेवा हमला किसने किया, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, उसकी तलाश हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह रही है कि सैफ ने हमलावर के हमले से खुद का बचाव कर लिया था, वरना ज्यादा गंभीर चोट लगती तो कहानी कुछ और हो सकती थी।